नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के कलाकारों के दल ने मुलाकात की है। इस अवसर पर उत्तराखंड में लोक कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक परंपरा को आगे बढ़ाने में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी क्षेत्र की पहचान में वहाँ की लोक संस्कृति, बोली और लोक परंपरा का अहम योगदान होता है। जन चेतना से संबंधित तमाम पहलुओं पर जागरूकता में हमारे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उनकी जमकर तारीफ भी की है। तो खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सैकड़ों लोगों को आपदा सहायता राशियों के चेक वितरण किए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने आपदा के दौरान मृत लोगों के प्रति दुख भी व्यक्त किया है। बता दें कि प्रदेश में हुई भारी बारिश से भारी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है, जिसकी प्रदेश सरकार भरपाई नहीं कर सकती है। लेकिन आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार और उनके अधिकारी लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। बावजूद प्रदेश में लगभग 75 से ज़्यादा लोग हमारे अपने हैं जो हमको छोड़ के चले गए। उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और इस आपदा के समय में सरकार के जो हमारे अंग हैं, सभी अधिकारी, कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया और जो इससे आपदा में प्रभावित लोग हैं उन तक सरकारी सहायता भी। तो उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा से राज्य को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर उनकी केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बातचीत चल रही है और लगातार आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं आपदा पर हो रही राजनीति को लेकर अनिल बलूनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कम से कम आपदा के समय में तो राजनीति करना छोड़ दें। दुखद है और जिस प्रकार की भाषा जो आपने मुझे बताया, अगर ऐसी भाषा बोली जा रही है तो ये जब आपदा आती है कम से कम कुछ समय के लिए राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए और इस वक्त जो लोगों का दर्द है उसको कम करने का प्रयास हमको करना है, ना कि इस तरह की छोटी राजनीति करने पे हमको लोगों को फंसना चाहिए। विपक्ष के लोग जो कहते रहें, हमारा काम है जो लोगों के दर्द है उसको कम करना, लोगों के जो पेन को उसको बांटना, ये हम लोगों का काम है। और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से रिलीफ पहुँचाया जा सकता है, हमारी दोनों भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलके उन लोगों के लिए प्रयास कर रही है जिनका मकानों की क्षति हुई है, जहाँ और बाकी क्षतियाँ हुई हैं। तो मसूरी के माल रोड स्थित झूला घर पर निर्मित 106 फीट ऊंचे स्तंभ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्र ध्वज का लोकार्पण किया है। झूला घर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाना था और मुख्यमंत्री को इसका लोकार्पण करना था, लेकिन आपदा के चलते मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज से माल रोड की गरिमा और बढ़ गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही मसूरी को हेलीपैड की सौगात भी दी जाएगी। मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूला घर पर राष्ट्रीय ध्वज, जो 106 फीट का पुल है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है चार चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। और यही नहीं, अभी कुछ मांगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमसे की है, हमने उन्हें स्पष्ट किया है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हम काम करते हैं और मसूरी के विकास में कोई कमी नहीं। माननीय मंत्री जी को कि आज ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसमें चार चांद लगेंगे और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की। तो बाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टामटा ने भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ
न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया। बता दें कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को कांग्रेस लगातार अपना चुनावी मुद्दा बना रही है। इसी कड़ी में भाजपुर में कांग्रेस की न्याय यात्रा का शुभारंभ ग्राम बतखेड़ी से किया गया। इस दौरान सुनीता टामटा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, जिसके लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है उन मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों के लिए और महिलाओं की आवाज़ के लिए, मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और ये कांग्रेस पार्टी इन सब के साथ न्याय ज़रूर करेगी और यहाँ भाजपुर की जो जनता है वो मेरे साथ। देखिए, कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हमलावर होती नजर आ रही। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में वो मुद्दा भी इसी को बना रही है और लोगों का समर्थन अपनी ओर ले रही है। तो आज ये भाजपुर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई और महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। इसको न्याय यात्रा का नाम दिया जा रहा है, जो ये यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही सुनीता टामटा जो है वो लगातार कांग्रेस को बढ़ावा देने की कोशिश करती नजर आ रही हैं, लगातार क्षेत्रीय लोगों से संपर्क बनाती नजर आ रही हैं। और उत्तराखंड के बाजपुर में आज कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज हुआ है। तो भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में ये यात्रा निकाली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता मेरे साथ न्याय करेगी, ये सुनीता टामटा ने कहा है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहता है। मौजूदा विधायकों की संख्या अधिक है जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, मगर दरवाजा समय पर खोलना पड़ता है। अब हम देखेंगे जहां हम चुनाव में उपयोगी समझेंगे, तो अल्टीमेट टेस्ट तो जो है चुनाव है। तो जहां चुनाव में हमें लगेगा किसी व्यक्ति को लाने से फ़ायदा है तो उन पर विचार करेंगे। आज मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड में पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाया कि जो लोग हमको लात मार करके चले गए थे वो भी हमारे वहाँ आना चाहते हैं, और जो लोग जो है भाजपाई परंपरागत भाजपाई कहे जाते थे वो भी आज कांग्रेस में आना चाहते हैं। बल्कि भाजपा के अंदर आज एक भगदड़ की स्थिति, मौजूदा विधायक ही ज़्यादा है, उनको ये लग रहा है कि भाजपा के साथ नहीं जीत सकते। और उत्तराखंड के अंदर ये 5 साल घोर निराशा के वर्ष रहे हैं। मोदी जी ने बड़ी आशा डबल इंजन के साथ चढ़ाई, लेकिन डबल इंजन स्टार्ट। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैप्टन की पीसी को लेकर भी अपनी बात रखी है और कहा कि अमरिंदर सिंह जी अपने वर्षों को व्रत का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अमरिंदर सिंह जी अपने इतने सालों के व्रत को, ये भी आप एक सिद्धांत पर रहते हैं तो व्रत है, वो कौमी एकता के सिद्धांत पर थे। अब जो लोग देश में असहिष्णुता फैलाने वाले हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लोग जो है लोगों के मन में उन्माद पैदा करके राजनीति करते हैं, जब उन लोगों के हाथ के खिलौना बनोगे तो इसका मतलब है जो इतने वर्षों का व्रत है आप उसको अपना खंडित कर रहे हो। तो अमरिंदर सिंह जी को बहुत गलत राय दी जा रही है या गलत समझ आ रही है। उनको पार्टी बनाने के बजाय कांग्रेस के साथ इतने साल मान लिया किसी पद पर नहीं रखा तो उस पार्टी को छोड़ा थोड़ी जाता है। क्या क्या जस्टिफिकेशन है अमरिंदर सिंह जी के पास कि जिस पार्टी ने 9.5 साल आपको मुख्यमंत्री बनाया उसको आप छोड़ रहे हैं? और भाजपा तो यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वो आप कहीं भी देख लीजिए, भाजपा ने जिन लोगों को यूज किया उनको बाद में फेंक दिया। वो तो हेमंत शर्मा उसको भी फेंक रहे थे। असम में जो आज मुख्यमंत्री हैं उनको नहीं बनाना चाहती थी भाजपा। वो तो विधायक उनके साथ इतने थे कि उनको लगा कि ये तो दल बदल बड़ा भारी हो जाएगा। उसने कहा भाई जैसे मुँह उधर से इधर आया हूँ इधर से मुँह उधर भी चला जाऊँगा, तो इसलिए उसको मुख्यमंत्री बनाया है।
तो भाजपा अमरिंदर सिंह जी का इस्तेमाल करना चाहती है कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए। मैं भाजपा की रणनीति पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अमरिंदर सिंह जी की समझ पर ज़रूर सवाल कर रहा हूँ कि अमरिंदर सिंह जी ऐसा करके किसका हित चाहते हैं। न उसमें पंजाब का हित है, भाजपा पंजाब के हितों के खिलाफ है, पंजाबियत के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, और आप किसानों का नाम लेकर के भाजपा के तो उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा के दौरान सुंदरगुड़ा ग्लेशियर क्षेत्र में लापता 5 लोगों के शव बचाव दल ने निकाल लिए हैं। मंगलवार दोपहर शवों को बागेश्वर के कपकोट लाया गया। टीम कपकोट हेलीपॉड से 5 शवों को सीएससी लेकर पहुंची, जहां पर 5 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। एसडीएम कपकोट परितोष वर्मा ने बताया कि बरामद किए गए 5 शव बंगाली ट्रैक्टरों से हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गाइड खिलाफ सिंह दूना का पता नहीं चल सका है। उनकी खोज के लिए दूसरी टीम भेजी जा रही है। मृतकों के नाम और पते की पहचान अभी नहीं हो सकी है। बता दें कि टीम को सोमवार को 5 ट्रैकरों का शव दिखे थे, लेकिन भारी बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण शवों को यहां से निकाल पाना संभव नहीं हो पाया था। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव विशेष अभियान की शुरुआत आज कर दी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर इस विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया का कहना है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए कांग्रेस मेरा बूथ मेरा गौरव के तहत बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान जो आज से शुरू किया जा रहा है, उसके तहत जो प्रत्येक बूथवार जो हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस का मानना है क्योंकि जितने भी हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं वो हमारी जान है, वो हमारी शान है, और बूथ स्तर पर जो है मजबूती प्रदान करने के लिए और उनके स्वामित्व और उनको स्वायत्ता देने के लिए ये कार्यक्रम जारी किया गया है। और सरकार आने के बाद जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, सरकारी योजनाएं होंगी, उसका उन्होंने निगरानी करने के लिए बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता को स्वायत्ता देने। तो बीजेपी उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी और पश्चिम बंगाल से सांसद लोकेट चटर्जी यानी कल 27 अक्टूबर को उत्तराखंड के दिनेशपुर का दौरा करेंगे। बीजेपी उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी के आगमन को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग उक्त कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमारी सांसद और चुनाव की दृष्टि से जो हमारी प्रदेश की सह प्रभारी बनी है श्रीमती लोकेट चटर्जी जी, उनका कार्यक्रम लगा, उनका प्रवास लगा है और 27 तारीख को है। तो उसी निमित्त कार्यकर्ताओं ने आज बहुत बड़ी बैठक की है, उसकी तैयारी की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ। तो खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच जुबानी जंग किसी से छुपी नहीं है। हालांकि बीते दिन हरक सिंह रावत के माफी मांगने के बाद से ही दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे जुबानी जंग लगभग थमती दिखाई दे रही है। इसी बीच हरक सिंह रावत के सवाल पर पूर्व मंत्री हरीश रावत ने बड़े अनोखे अंदाज में कहा कि क्या कहूं, कुछ कहा ना जाए, बिन कहे कुछ भी रहा ना जाए। ऐसी स्थिति हरक सिंह रावत की है। यही नहीं, हरक सिंह रावत के आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि अगर किसी ने ऐसा घृणित कार्य किया है तो जनता उसे पत्थर मारकर उत्तराखंड से बाहर कर दे। क्या कहूँ, कुछ कहा न जाए, बिन कहे कुछ रहा भी न जाए, मेरी ये स्थिति है। देखिए, पहली बात तो है ऐसे घृणित कृत्य करने वाले को उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। यदि मैंने किसी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को
मुझे पत्थर मार मार करके उत्तराखंड से बाहर कर देना चाहिए। मैं माफ़ करने वाला हूँ कौन? तो मेरे प्रति कोई अपराध थोड़ी हुआ। मैंने जो कुछ कहा है वो तो मैंने राज्य के लिए कहा है, लोकतंत्र के लिए कहा है। ये उनका बयान दिल से निकला हुआ बयान लगता है और ये पिछले 5 साल की पौने 5 साल के। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। इस दौरान केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी कर सकते हैं। ऐसे में उनके दौरे से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत की केदारनाथ यात्रा सियासी मायने में भी देखी जा रही है। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के तुरंत बाद अपने कार्यकाल में शुरू कराए गए पुनर्निर्माण कार्यों का जिक्र हरीश रावत अक्सर करते रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की भी केदारनाथ पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर नफा नुकसान का आकलन करती रही हैं। तो खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के स्टोनो मुनीश कुमार को अपना ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के नेता सुभाष व्यापारी ने कहा कि काली नगरी गांव में भारी बारिश के कारण ज़्यादातर घर टूट गए हैं, घरों का सामान पानी में बह गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर मुआवजा राशि देने की मांग की है। मैं दिनेशपुर कालीनगर गांव में बहुत 50-60 परिवार है जिनके घर टूट गए हैं, सामान सब बह गया है और लोग दर दर के भटक रहे हैं। खाने का सामान भी नहीं है उनके पास। तो एक तो उनको कंपनसेशन के लिए हमने उत्तराखंड शासन को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार और एसडीएम साहब के माध्यम। अब फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर हल्द्वानी के गौलापार स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने आपदा को लेकर सिंचाई विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में आपदा को लेकर हुए नुकसान की आकलन रिपोर्ट को अधिकारियों ने कुमाऊं कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया। तो वहीं आपको बता दें, कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि 2013 के आपदा के बाद इस बार जलाशयों में ज़्यादा पानी आ गया है। फिलहाल शुरुआती रेस्क्यू का अभियान पूरा कर लिया गया है और अब लोगों के रहने खाने के लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। अक्टूबर के बाद अत्यधिक वर्षा हुई है और जैसा मैंने बताया था कि इस वर्ष की वर्षा, अभी हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भी बात की है और सभी जलाशयों में भी और वैसे भी 2013 से अधिक वर्षा मिली है और जलाशयों में जो पानी आया है वो भी उससे कहीं अधिक आया है। तो इस संबंध में अब क्योंकि जो हमारा प्रारंभिक रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया है। अब लोगों के खान पान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों के पुनर्निर्माण और खोलने की व्यवस्था, नहरों को खोलने की व्यवस्था, इन सब पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को प्रदेश में आई भारी बाढ़ से नुकसान हुआ था, जिसके चलते अब ये आकलन कर लिया गया है कि किसका कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो अब इसकी रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर के आगे प्रस्तुत की गई है। तो हल्द्वानी से ये खबर सामने आई, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया, इसमें कुमाऊं कमिश्नर ने आपदा को लेकर ये समीक्षा बैठक की है। तो वहीं इसका अंदाज़ा अब लगा लिया गया है। जो अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप क्षेत्र में जाएं और क्या नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा
तैयार किया जाए। तो अब ये आंकड़ा फिलहाल तैयार कर लिया गया है और अब ये रिपोर्ट जो है कुमाऊं कमिश्नर के आगे प्रस्तुत की गई है और अब फिलहाल ये मुआवजा राशि सरकार उपलब्ध कराएगी। तो खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान कांग्रेस महानगर ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी ऑडियो पर सफाई दी है। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ बीते दिनों कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल की ओर से अशोभनीय टिप्पणी का ऑडियो वायरल किया गया था। तो वहीं पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान लिया। महानगर अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। संदीप सहगल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वायरल वीडियो में उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो वहीं जिसका वो खंडन करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष ऑडियो की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव और एक अच्छे आने वाले वक्त और 2022 के मिशन को, कामयाब मिशन को देखते हुए काशीपुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। इसलिए विपक्षी लोगों में और विपक्षी पार्टियों में खलबली है। उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया। हमारे परिवार में खलबली मचाने के लिए जनता का भरपूर आशीर्वाद जिस प्रकार से हमको मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो लोग बेचैन हो गए। उस बेचैनी को देखते हुए उन्होंने इतनी घटिया राजनीति। काशीपुर से, जहां पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसको लेकर वो सफाई देते नजर आए। साथ ही उनसे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने कहा कि अब इस ऑडियो की जांच की जाए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही वो सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और इस ऑडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि उस ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो थराली के पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने मौजूदा सरकार पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए थराली को राहत पैकेज देने की मांग की है। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि वे लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां अब भी सामान्य नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र में अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें बाधित हैं और भूस्खलन के बाद कई परिवारों को अब भी टेंट में रात काटनी पड़ रही है। अक्टूबर को आई प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ के चलते काफी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं अब आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और थराली से तस्वीरें सामने आई किस तरीके से मलबा खसक रहा है, जिसका आकलन फिलहाल कर लिया गया है कि किसका कितना नुकसान हुआ। अब फिलहाल सरकार मुआवजा देने के मूड में है। जो जिस तरह से आपदा से अस्त व्यस्त मामला है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को तुरंत राहत कोष की घोषणा करनी चाहिए थी कि हम थराली विधानसभा के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है और जो यहाँ पर दुर्घटना हुई है, उसके लिए हम इतना पैकेज एक मुख्यमंत्री को घोषित करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र की आपदा से निपटने के लिए सड़कों का है, पेयजल का है या अन्य जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त सामग्री है, कृषि भूमि है, कई चीज़ें हैं, उसके यथाशीघ्र उनको आपदा प्रबंधन की आपको बता दें कांग्रेस के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष ने थराली दौरा किया है और साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और सरकार से मांग की है कि उचित मुआवजा फिलहाल पीड़ितों को दिया जाए। तो खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है, जहां पर भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका को तैयार किया गया है, जिसमें करीब 140 सुगंध प्रजातियों को लगाया गया है। गौरतलब है कि इस वाटिका की मदद से प्रजातियों के शोध, संरक्षण
में मिलेगी। जानकारी के मुताबिक 3 एकड़ एरिया में तैयार किया गया है। सुरभि वाटिका में कल 9 हिस्से बनाए गए हैं। इस गार्डन में लगाई गई प्रजातियों के मुख्य रूप से तुलसी की 24, हल्दी और अदरक की 9, घास की 6 तथा फसलों की 46 प्रजातियां शामिल हैं। विलुप्त हो रही प्रजातियों पर वन अनुसंधान केंद्र से ज़्यादा फोकस किया गया है। मुख्य वन संरक्षक संजीव का कहना है कि अलग अलग राज्यों को लेकर विभिन्न प्रजातियों को यहाँ लगाया गया है। देश की पहली सुरभि वाटिका आजीविका से जुड़े कार्यों के साथ शोध में महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। वन क्षेत्र अधिकारी मदन बिष्ट ने बताया कि विभिन्न संबंध उपयोगी 140 प्रजातियों का रोपण किया गया है, जिसके चलते यह देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बन गया है। इस वन अनुसंधान केंद्र लालकुआं में हमने एक एरोमेटिक गार्डन, जिसको सुरभि वाटिका कहते हैं, वो हमने यहाँ पर स्थापित किया है। हमारे मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी सर के निर्देशन में विगत 2 साल से हम लोग इस वाटिका को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो सगंध की जो पौधे हैं सगंध के, उसमें 140 प्रजातियाँ लगभग यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, जिनमें फूल हैं, किसी की पत्तियों में एरोमेटिक है, किसी की जड़ में है। तो अलग अलग डिफरेंट प्रजातियाँ जो स्थापित किए गए हैं वो लगभग 140 हैं। और ये सभी इनमें हर पार्ट में, इसके पार्टों में जो है सगंध है, तो ताकि ये इस सगंध से बाद में हम इसको एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं और आम जनमानस के लिए भी इसको अलाउ कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के नैनीताल से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि एरोमेटिक गार्डन को तैयार किया गया है और साथ ही नैनीताल में खुला भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन। ये भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन है जिसमें 140 सुगंध प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही उन प्रजातियों पर फोकस किया गया है जो प्रजातियां विलुप्त होती नजर आ रही हैं। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।